हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मूड डिसऑर्डर में मेनिया डिस्कस किया था, आज जो है हम डिप्रेशन डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में अभी पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से डिप्रेशन पे जो है वो काफ़ी चर्चाएं हुई है। तो आज हम यही जानेंगे डिप्रेशन होता क्या है, किस वजह से होता है और एक इंडिविजुअल को ये कैसे अफेक्ट करता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात, डिप्रेशन जो है वो किसका कौन सा डिसऑर्डर है? ये है मूड डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है? मूड डिसऑर्डर। और जैसा कि हमने देखा था, जो इंडियन क्लासिफिकेशन था उसमें देखा था हमने कि हमने इसको क्या बोला, मूड और क्या था ये, अफेक्टिव डिसऑर्डर। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो उसमें जो है वो डिप्रेशन को ऑप्शन में दिया गया। तो हम ये हमारे को पता है कि जो मूड या हम बोल सकते हैं इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर, जनरली कौन कौन से होंगे? मेनिया होगा, डिप्रेशन होगा और बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। तो ये डिप्रेशन जो है वो एक तरह का क्या है? मूड डिसऑर्डर है, या हम कह सकते हैं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये एक बेसिक चीज है हमारे को पता होनी चाहिए। तो आइए डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, और डेफिनेशन भी WHO के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन भी WHO के अकॉर्डिंग। अभी स्टूडेंट ये कोरोना के चलते हुए WHO का नाम लेने की इच्छा तो नहीं होती, पर क्या करें, मजबूरी है, ये देखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो देखिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉमन मेंटल जो है वो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने की बात ये है कि इसको क्या बोला गया है? कॉमन मेंटल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में ग्लोबली अगर अपन बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें तो डिप्रेशन जो है उससे अफेक्टेड जो पर्सन्स है उनकी संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि प्रेजेंट होता है किसके साथ में? अब उन्होंने WHO ने जो है वो स्पेसिफिक साइन दिए इनके, वो क्या क्या दिए? डिप्रेस्ड मूड, मूड जो होगा वो कैसा हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, किसी भी एक्शन में आपका इंटरेस्ट और प्लेजर जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्लेजर उन एक्टिविटी में और इंटरेस्ट उन एक्टिविटी में कम होगा जो पहले आपके लिए कैसी थी? इंटरेस्टेड थी और कैसी थी? प्लेजरेबल थी। मतलब पहले उन काम को करने में आपको इंटरेस्ट आता था या प्लेजर फील होता था, उनमें आपको प्लेजर और इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, आपको ऐसे लगे कि जो काम आपने किया है वो गलत किया है, आप अंदर ही अंदर जो है ये सोचते रहे कि मैंने कुछ ना कुछ जो है वो गलत कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पढ़ाया था डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो उसमें क्या होता था डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में? कि वो पर्सन ये सोचता है कि जो कुछ किया है मैंने पाप किया है। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट रहे। लो सेल्फ वर्थ, वो अपने आप की जो सेल्फ वर्थ है उसमें वो कमी महसूस करे। डिस्टर्ब स्लीप, नींद नहीं आना, नींद नहीं आए, ठीक है। लो एनर्जी, हमेशा कोई भी काम करने के लिए उसकी एनर्जी जो है वो कैसी रहे? लो रहे। किसी भी काम में जो है वो उत्साह नहीं रहे कोई किसी प्रकार का। एंड पुअर कंसंट्रेशन, और वो किसी भी काम में या किसी भी वर्क में अटेंशन और कंसंट्रेशन पे नहीं कर पाए। अगर ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक व्यक्ति में पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति में जो है वो कौन सा डिसऑर्डर है? डिप्रेशन। और यहाँ के WHO के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है? एक तरह से कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ जो है पीपुल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? WHO की। अब ये बहुत सी बार पूछा जाता है तो ये हमारे को देखना पड़ा इसका। अब हम ये देखते हैं कि हम डिप्रेशन को किस तरह से समझ सकते हैं। आपको जैसे मैंने आपको बताया था मेनिया, और मेनिया के कितने सिम्टम्स बताए थे? मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कितने बताए थे? 3। क्या क्या थे स्टूडेंट? वापस से बताएंगे। पहला जो था वो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट था, वो क्या था? फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। दूसरा क्या था? एलिवेशन ऑफ मूड। और तीसरा क्या था? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। उसी समय मैंने ये कहा था कि जो मेनिया होता है वो डिप्रेशन का क्या होता है? ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी कि हमने एक डिजीज के डिसऑर्डर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक याद किए तो हमारे को दूसरे भी ऑटोमेटिक याद हो जाने चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डिप्रेशन जो है या डिप्रेसिव एपिसोड हम बोल सकते हैं कि उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे? पहला जो होगा वो क्या होगा? सैडनेस ऑफ मूड। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? पुअरिटी ऑफ आइडियाज। एंड तीसरा क्या होगा? डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। पुअरिटी ऑफ आइडियाज, मतलब जैसे मेनिया में फ्लाइट्स ऑफ आइडिया हो रहे थे, बहुत सारे आइडिया एक साथ आ रहे थे, यहां पे क्या हो जाएगा? पुअरिटी ऑफ आइडियाज, मतलब
थॉट ब्लॉक और थॉट रिटार्डेशन जो है वो पाया जाएगा। थिंकिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, अब नॉर्मली स्लो हो जाएगी। और साइकोमोटर एक्टिविटी जितनी भी है, मतलब माइंड के द्वारा जो भी कमांड करने वाली एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो सारी की सारी कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने इसको क्या कहा, डिप्रेशन। तो हमारे लिए जो हमने डेफिनेशन याद रखनी है बहुत इजी वे में, वो याद रखनी है कि डिप्रेशन होता है मेनिया का बिल्कुल उल्टा। अब हमने देखा डिप्रेशन में क्या पाया जाएगा, मूड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, मतलब सैडनेस ऑफ मूड। साथ ही साथ थॉट ब्लॉक और थॉट रिटार्डेशन पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पुअर्टी ऑफ आइडियाज। और तीसरी चीज क्या पाई जाएगी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। क्लियर। तो ये हमारे लिए डेफिनेशन है जिसको हम जो है हमारे कंपिटेटिव पर्पज से याद रख सकते हैं। क्लियर। अब हम तीसरी बात करते हैं कि यहां पे पूछा गया ट्राइड सिम्टम, जीएमसीएस 2019 में पूछा गया कोग्निटिव ट्राइड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या होते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं कि ट्राइड सिम्टम की अगर बात की जाए तो डिप्रेशन के ट्राइड सिम्टम जो होते हैं उनमें क्या पाए, मेनली क्या होते हैं, फीलिंग होती है किसकी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ये जीएमसीएच में पूछा गया था। तो हम ये देखते हैं कि अगर डिप्रेशन है तो उस व्यक्ति में फीलिंग्स आएगी किसकी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। उसको ऐसा लगेगा कि उसको कोई उम्मीद नहीं रहेगी, उसको कोई ऐसा लगेगा नहीं कि अब कोई उसकी मदद कर सकता है या बचाव का कोई जो है वो तरीका बचा है। और वर्थलेसनेस, उसको ऐसा लगेगा उसके पास अब कुछ नहीं है, सब कुछ जो है उसका वो क्या हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया या खत्म हो गया। तो इसी कारण अगर इंडिविजुअल को किसी को ऐसा लगता है तो वो आगे प्रोसीड हो जाता है किसकी तरफ, सुसाइड की तरफ। किसकी तरफ, सुसाइड की तरफ। तो यहां पे हम देखते हैं कि डिप्रेशन जो होता है इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, सुसाइड। ये हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर डिप्रेशन का क्लाइंट है हमारे पास में तो सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज की है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, मतलब सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अब पूछा जाए कि क्यों भाई ऐसा सुसाइड क्यों कर लेगा, वो अपने आप को क्यों मार लेगा। हम कहेंगे कि डिप्रेशन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, डिप्रेशन में फीलिंग्स पाई जाती है किसकी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। इंडिविजुअल को लगता है कि उसके पास में अब कुछ नहीं बचा, उसके बचने का कोई तरीका नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। तो इस कारण से इंडिविजुअल जो होता है वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये चीज हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे ये देखा डेफिनेशन जो है, यहां से हमारे पास में बेसिक क्वेश्चन जो निकलते हैं तो हमारे को साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना है। WHO के अकॉर्डिंग हमने जो है वो डेफिनेशन देख ली, फिर हमने ये देखा कॉम्पिटिटिव पर्पस से जो है हम डेफिनेशन किस तरह से याद रखें। हो सकता है आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी पूछ ले कि डिप्रेशन में मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैडनेस ऑफ मूड, और दूसरा क्या है, पुअर्टी ऑफ आइडियाज, तीसरा क्या है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। अब यहीं से हम मेनिया के भी याद रख लेंगे और डिप्रेशन के भी याद रख लेंगे। दूसरा, अगर कोग्निटिव जो है वो ट्राइड्स पूछा जाए या ट्राइड सिम्टम पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या पाई जाती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। और सबसे ज्यादा डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो किसकी रिस्क पे रहता है, वो रहता है किसकी रिस्क पे, सुसाइड की रिस्क पे। क्लियर है। अब यहां पे अगर ट्राइड सिम्टम की बात की है तो मैं आपको यही एक बात क्लियर कर देता हूं। अब हम यहां देखते हैं कि ट्राइड सिम्टम आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ट्राइड सिम्टम जो है वो ये भी मिल सकते हैं आपको, परवेसिव सैडनेस। क्लियर है। और ये हम चीजें लिंक करते हुए चलेंगे। परवेसिव सैडनेस पाई जाती है, क्यों, क्योंकि डिप्रेशन में क्या पाया जाता है, सैडनेस ऑफ मूड पाया जाता है। ठीक है। साथ में क्या पाया जाएगा, एनहेडोनिया। क्या पाया जाएगा स्टूडेंट, एनेडोनिया। और एनेडोनिया क्या होता है बताएंगे आप, ठीक है, साथ के साथ रिवाइज कर लो। एनेडोनिया क्या होता है, एनेडोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो प्लेजर फील नहीं कर पाता। किन एक्टिविटी में प्लेजर फील नहीं कर पाता, जो जनरली कैसी होती है, प्लेजरेबल, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनको आपको करने में पहले प्लेजर फील होता था, अब आप जो है उनमें प्लेजर फील नहीं कर पा रहे, वो चीज क्या होती है, एनेडोनिया। और साथ ही साथ डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। स्टूडेंट नोट कर लेंगे, ट्राइड में के सिम्टम में आपसे ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो हमारे पास में एक ट्राइड सिम्टम ये भी हो गए। तो दोनों में से आपको जो भी मिल सकता है तो जो है आप अब ये हमने क्लियर करके देखा है, लिंक करके पढ़ा है कि हम जो है ये ट्राइड सिम्टम दोनों जो है पाए जा सकते हैं।
क्लियर है? आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। अब डिप्रेशन के बारे में जो है वो आगे हम ईटियोलॉजी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जो है हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो है वो बात हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो डिप्रेशन है उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा डाटा जो है, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मे भी हो सकता है कि जो इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। डिप्रेशन जो है वो एक लीडिंग कॉज है, मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉज है किसका, डिसेबिलिटी का। मतलब डिप्रेशन की वजह से पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या पाई जाती है, डिसेबिलिटी। मतलब डिप्रेशन के कारण कोई ऐसा काम होता है जिससे इंडिविजुअल जो है उसमें क्या पाई जा रही है, डिसेबिलिटी पाई जा रही है। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग उसमें एब्सेंट पाई जा रही है, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा। किस कारण नहीं कर पा रहा, डिप्रेशन के कारण नहीं कर पा रहा। एक बात इंपॉर्टेंट। दूसरी ये कि डिप्रेशन जो है वो क्या है, फोर्थ लीडिंग कंट्रीब्यूटर है, या हम ये कहें कि फोर्थ लीडिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या रिस्क फैक्टर है, या कंट्रीब्यूटर है किस पे, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, जिसको हम डेलीज के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट, ये यहां पे नोट करेंगे कि डेलीज की फुल फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, कि डेलीज का मतलब क्या है, कि फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। पहली बात, पहला क्वेश्चन हमारा यहां से बनेगा, इसकी हमारे से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो हम बोलेंगे डेलीज की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि डेलीज का मतलब होता क्या है, इसका मीन क्या होता है, कि इसका डेलीज का मीन क्या होता है, कि डेलीज में हम क्या देखते हैं कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, पर्टिकुलर किसी भी डिजीज का ग्लोबल बर्डन देखते हैं, यानी कि पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में इस डिजीज से अफेक्टेड जो है वो पर्सन कितने हैं, और टोटल जो डिजीज परसेंटेज है, टोटल ऑल ओवर जो डिजीज परसेंटेज है, उसमें उस पर्टिकुलर बीमारी का कितना परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें उसको क्या बोलते हैं हम, डेलीज, या हम बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2000, और ये डाटा कब का है, 2020, 2020 का डाटा ये है कि चौथा जो है वो कंट्रीब्यूटर या मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसमें, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। क्लियर? दूसरा हमने देखा कि डेलीज की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तीसरी चीज, प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम में जो है जो डिप्रेशन जो है वो क्या है, सेकंड कोज है किसका, डेलीज का। सेकंड कोज है किसका, डेलीज का। इन द एज कैटेगरी ऑफ 15 टू 44, 15 से 44 ईयर जो है होते हैं उसमें, और वो भी कौन से ये ईयर जो है वो किसके लिए है, बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल, उनके लिए जो है वो डिप्रेशन जो है वो क्या है, सेकंड कोज है किसके लिए, डेलीज में। यानी कि इस एज ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है उसमें सेकंड नंबर की कौन सी है, वो है आपकी डिप्रेशन। 15 से 44 दोनों सेक्स के लिए इस एज ग्रुप में जो सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी, उसमें सेकंड नंबर पे कौन सी डिजीज है, डिप्रेशन। ठीक है, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट बात करते हैं, डिप्रेशन इज कॉमन, क्योंकि हमने देख लिया कि ये क्या है, जैसे फोर्थ लीडिंग कंट्रीब्यूटर है, और सेकंड जो है वो क्या है, लीडिंग कोज है किसका, इस एज पर्टिकुलर एज ग्रुप में बीमारी का। तो ये क्या है, डिप्रेशन क्या है, कॉमन है। और ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 264 मिलियन पीपुल, 260, ये WHO के अकॉर्डिंग है ये डाटा, 264 मिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी से क्या है, अफेक्टेड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्रेशन जो है वो कितना कॉमन डिसऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे फिजिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपका सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जनरली हम हॉस्पिटल चले जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, और वो चीज आप अपने फ्रेंड से डिस्कस भी कर सकते हैं। आप कोई पूछेगा आपसे, हाँ भाई बताइए कहाँ गए थे, बोले यार हॉस्पिटल जाके आया था, ये प्रॉब्लम थी। पर अगर कोई व्यक्ति जो है उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है और वो मेंटल हॉस्पिटल अगर जाके आया है, यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया है, तो कभी वो इस चीज को डिस्कस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हम जो पर्टिकुलर जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में क्या एक वो बना रखा है, एक हवा बना रखा है कि अगर आपने किसी से डिस्कस कर ली कि आपको मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा, या आपको थोड़ा सा औरों से कम जो है वो आंका जाएगा। तो सॉरी माफ कीजिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जो है वो हमारे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं।
तो और यही कारण है कि इसी कारण से ये जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर जो हैं वो जल्दी जल्दी मतलब बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं और फैलते जा रहे हैं। तो हमने देखा लगभग 264 मिलियन पीपुल्स जो है उनसे भी ज्यादा लोगों में डिप्रेशन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है। दूसरा, वुमन आर मोर अफेक्टेड। दूसरा, जनरली हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन से जो है वो वुमेन्स जो है वो ज्यादा अफेक्ट होती है, किसके कंपेयर में, मेल के कंपेयर में। एक रिसर्च की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि 10 से 12% जो है वो मेल डिप्रेशन से अफेक्ट होते हैं, जहां वहां लगभग 20 से 22% जो है वो वुमन जो है वो अफेक्ट होती है, किससे, डिप्रेशन से। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्रेशन इज मोर कॉमन इन, तो हम बोलेंगे किसमें, ये फीमेल्स में या वुमन में जो है वो क्या होता है, ये कॉमन होता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि डिप्रेशन का जो प्रेविलियंस है वो किस सेक्स में जो है वो कॉमन होता है, तो हम कहेंगे कि फीमेल में जो है वो डिप्रेशन ज्यादा कॉमन होता है। तो स्टूडेंट ये जो है इंपॉर्टेंट डाटा है और इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको जो है मैंने जो बताया वो उनको नोट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इनको नाम दिया है की पॉइंट। ठीक है, और हम हर डिजीज में या हर टॉपिक से क्रिएट की पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्रेशन, उसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन हमने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिम्टम्स है जो पर्टिकुलर वो पाए जाते हैं वो डिप्रेशन होता है। पर इस डिप्रेशन में भी क्या होते हैं, सम कॉमन टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहला जो है वो टाइप कौन सा है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोला जाता है। क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड या क्लिनिकल जो डिप्रेशन है वो होता क्या है। हमने देखा कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है, मतलब कौन कौन से, सैडनेस ऑफ मूड, पोवर्टी ऑफ आइडियाज और डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इनको हम मान लेते हैं कि ये मेन सिम्टम्स है किसके, डिप्रेशन के। ये सिम्टम्स अगर 2 वीक से ज्यादा लगातार एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और आगे हम और डिस्कस कर लेंगे कि डिप्रेशन जो है उसके मेन सिम्टम क्या होते हैं। हालांकि हमने डेफिनेशन में देखा है कि जो सिम्टम्स हमने डेफिनेशन में पढ़े हैं वो सिम्टम्स किसी एक इंडिविजुअल में जो है वो 2 वीक या इससे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो उस कंडीशन को हमने क्लासिफाइड किया है किसमें, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लियर, तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप। क्लियर है। इसको कैसे याद रखने का बहुत इजी तरीका है कि डिप्रेशन के सिम्टम 2 वीक से ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दूसरा क्या है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन प्रेजेंट फॉर मोस्ट डेज ड्यूरिंग ए 2 ईयर पीरियड। अब जो है प्रेजेंट टाइम में इसको जाना जाता है पीडीडी के नाम से। किस नाम से, पीडीडी के नाम से, मतलब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। पहले इसको किस नाम से, एक टर्म है डिस्थाइमिया। क्या नाम है, डिस्थाइमिया, पहले इस नाम से जाना जाता था। तो हम ये कह सकते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर आल्सो नोन एज डिस्थाइमिया। अब डिस्थाइमिया में क्या होता है कि डिस्थाइमिया में क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस रहते हैं, और कब तक, 2 ईयर पीरियड्स तक। कितने टाइम के लिए, 2 साल के पीरियड तक जो डिप्रेशन, यहां हम ये बोल सकते हैं कि डिप्रेशन की सीवियरिटी जो है वो वेरीज करती है, मतलब माइल्ड डिप्रेशन भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो है वो इन कैटेगरी में डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 ईयर पीरियड तक जो है वो कंटिन्यूअस रहते हैं, तो उसको हम बोला हमने परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। समझ में आ गया। देखिए हम इनके नाम, आपको रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे लिखा है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो 2 साल तक क्या हो रहे हैं, सिम्टम हो रहे हैं। अब ये जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं हम, उसमें क्या है कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो 2 वीक या उससे ज्यादा पाए जाए,
लगातार, तो हम ये कहते हैं कि वो क्या होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्योंकि जनरली क्या होता है कि सपोज करो कि आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है या आपको कुछ जो है वो बैड न्यूज मिली है, तो उसकी वजह से भी हमने डिप्रेशन माना जाता जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आजकल तो ऐसा है कि सपोज करो कि जो यंगेस्ट की बात करें अगर, तो एक दिन अगर उनका किसी का जो लव वन है उनके मैसेज नहीं आए तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, तो हम तो ये और आगे की बात तो क्या करें। तो जनरली हम ये देखते हैं कि सिम्टम तो पाए जाते हैं, तो हमने क्या उनको डिप्रेशन कह देंगे क्या, नहीं। इसलिए कैटेगरी डिसाइड की गई है भाई, डिप्रेशन के सिम्टम जो है, आपको डिप्रेशन के सिम्टम 1-2 दिन पाए जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सिम्टम जो है वो 2 वीक और उससे ज्यादा हो तो वो कहलाएंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और 2 इयर्स तक कंटिन्यू हो तो वो कहलाएंगे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हमने बोला डिस्थाइमी। क्लियर। बाइपोलर डिप्रेशन क्या है, बाइपोलर, बाई का मतलब दो, पोलर का मतलब पोल, मतलब इंडिविजुअल का जो मूड है वो दो पोल के बीच में क्या होता रहेगा, स्विंग होता रहेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन पाया जा रहा है, डिप्रेशन पाया जा रहा है किसके साथ में, मेनिया के साथ में। बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि दो पोल हो गए, यानी कि एक मेनिया और एक डिप्रेशन। इन दो पोल के बीच में इंडिविजुअल का जो मूड है वो क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है। और सीधी शब्दों में अगर बात करें तो हम कि एक ही व्यक्ति में मेनिया और डिप्रेशन पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर। सिंपल। क्या हमने देखा कि मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम अगर एक ही व्यक्ति में अलग अलग टाइम पे पाए जाते हैं तो हमने उसको बोल दिया बाइपोलर डिप्रेशन। क्लियर। दूसरा, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, नाम से पता चल रहा है, पोस्ट का मतलब बाद में, पार्टम का मतलब डिलीवरी, और डिप्रेशन। अब यहां पे क्या होता है कि मदर्स में क्या होता है, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बर्थ के बाद में जो मदर होती है उनमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से, और साथ ही साथ जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके केयरिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो अगर इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है मदर में क्या पाया जाएगा, डिप्रेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। कब हो सकता है ये, कैन अकर सून आफ्टर डिलीवरिंग ए बेबी, मतलब डिलीवरी के बाद में, बेबी को बर्थ देने के बाद में अगर मदर में डिप्रेसिव सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। क्लियर। तीसरी बात करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। अब ये भी नाम से पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब मेंसेज, मेंसेज से पहले, डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट मूड सिम्टम्स दैट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे भी मेन कोज क्या होता है इसका, हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मेंसेस जो आते हैं उस टाइम पे, या मेंसेस स्टार्ट होते हैं उससे पहले, या मेंसेस जो मेनोपॉज होता है उस समय, जनरली क्या होता है कि जो हार्मोनल जो होते हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। उनकी वजह से मदर जो फीमेल रहती है उसमें क्या पाए जाते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। क्लियर। क्योंकि ये जनरली क्या होता है कि जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं वो क्या होता है, ये चीज जो है उनके लिए क्या होती है, एकदम नई होती है, और वो उनके बारे में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि ये मेरे बॉडी के साथ में जो है वो क्या हो रहा है। तो उससे रिलेटेड उसके बारे में जो है वो एंजाइटी बढ़ती जाती है और आगे जाके डिप्रेशन में या डिप्रेसिव सिम्टम्स में चेंज होती है, तो वो कंडीशन कहलाएगी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। क्लियर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव का मतलब हम समझ गए कि मूड है, और ये कैसा है, सीजनल, मतलब कोई भी सीजन में पर्टिकुलर मूड अफेक्ट हो रहा है तो वो चीज क्या कहलाती है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिप्रेसिव एपिसोड दैट रिकर इन विंटर मंथ। पर्टिकुलर विंटर मंथ में जो है इंडिविजुअल को जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है वो अराइज होते हैं, और कभी नहीं होते कि जैसे ही विंटर टाइम आएगा उस समय इंडिविजुअल में डिप्रेसिव सिम्टम जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने उसको क्या बोला, सीजनल, मतलब उसमें डिप्रेशन होता है पर कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू सीजन। पर्टिकुलर सीजन आएगा तभी ही उसमें डिप्रेसिव सिम्टम जो है वो पाए जाएंगे। जैसे ही विंटर सीजन गया वो सिम्टम भी जो है वो ऑटोमेटिक रिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट, सबके क्लियर चल रहा है ना। नेक्स्ट, एटिपिकल डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। डिप्रेसिव एपिसोड विद रिएक्टिव मूड्स, इंक्रीज एपेटाइट एंड स्लीप। अब ये क्या होता है कि ये एटिपिकल क्यों बोला गया है इसको, कि जनरली हम ये देखते हैं कि जब हमारे को कुछ दुख होता है, सपोज करो डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन हम यही मान लेते हैं भाई दुख होता है, तो जब हमारे को दुख होता है तो जनरली हम क्या करते हैं,
कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम बात करते हैं, मतलब जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा ही होता है कि जैसे ही किसी को बुरी खबर मिलती है या वो कोई गम में होता है, तो जनरली हमने देखा है, आपने मूवीज भी देखी होगी, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ठीक है, क्लाइंट को अगर डिप्रेशन होता है तो उसके सारे काम कम हो जाते हैं, मतलब खाना पीना सोना ये सब कम हो जाते हैं। ये एटिपिकल डिप्रेशन इसको इसलिए बोला गया कि इसमें काम कम नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि वो रिएक्टिव मूड, मतलब उसका मूड जो है वो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से जो है वो इन्फ्लुएंस है, और साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है कि वो ज्यादा खा रहा है और ज्यादा सो रहा है। तो उसको हमने क्या बोला, एटिपिकल। मतलब जो जनरल डिप्रेशन जो होता है या कॉमन डिप्रेशन होता है उससे इसके सिम्टम जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो वो चीज क्या होती है, एटिपिकल डिप्रेशन। स्टूडेंट क्लियर? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? हमने ये देखा कि ये कॉमन टाइप्स हो गए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो हम ये देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक टाइप है डिप्रेशन का ऐसा जिसमें डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो लगातार 2 वीक से पाए जा रहे हैं। ध्यान से सुने और आंसर दें कि लगातार डिप्रेशन के सिम्टम जो है वो 2 वीक से ज्यादा पीरियड तक उसमें पाए जा रहे हैं। और आपको डिप्रेशन क्वेश्चन में आपको डिप्रेशन के सिम्टम भी दे देगा, जैसे इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है, सैडनेस ऑफ मूड, ये सब सिम्टम दे दिए और पूछ लिया आपसे कि 2 वीक से ज्यादा ये सिम्टम जो है वो लगातार पाए जा रहे हैं, बताओ क्या है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये क्या है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, या हम कहेंगे कि ये क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ डिप्रेशन का ऐसा टाइप है जिसमें मेनिया के सिम्टम भी पाए जा रहे हैं, किसके साथ में, डिप्रेशन के साथ में, एक ही व्यक्ति में, तो वो क्या है, वो बाइपोलर है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसा कौन सा डिप्रेशन का टाइप है जिसमें माइल्ड डिप्रेशन या मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो कंटिन्यूअस 2 ईयर पीरियड्स तक जो है वो पाए जा रहे हैं, तो वो कौन सा है, वो है पीडीडी या क्या है, डिस्थाइमिया। क्लियर? आपसे पूछ लिया जाए कि डिलीवरी के बाद में, मतलब बेबी बर्थ के बाद में जो है वो मदर्स में डिप्रेसिव सिम्टम पाए जा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, तो बताओ वो क्या है, हम कहेंगे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। यही चीज आपके मेंसेस से रिलेटेड पूछ ले कि मेंसेस स्टार्ट होने से पहले या मेंसेस के दौरान जो है वो उनके कारण जो है फीमेल उसमें डिप्रेसिव सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो बताओ वो क्या है, तो हम कहेंगे उसको प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। पर्टिकुलर सीजन में डिप्रेसिव सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो वो सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर। और एटिपिकल डिप्रेशन, जनरली हमने देखा एटिपिकल डिप्रेशन को बहुत इजी तरीके से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने देखा डिप्रेशन में जो है वो सारी चीजें कम होती है। गाना तो सुनेगा ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ये ऐसा डिप्रेशन में होता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये डिप्रेशन ऐसा है जिसमें उसको नींद भी बहुत आ रही है और बहुत सारा चैन भी आ रहा है, वो खूब आराम से खा पी भी रहा है, तो वो चीज क्या होती है, एटिपिकल डिप्रेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज हमारे सामने की क्या हो गए, सारे के सारे क्या है, टाइप्स हैं जिनको हम बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने अभी जो लास्ट बात की है वो कॉमन टाइप्स की बात की है। अगर मैं जो डिप्रेशन के टाइप्स की बात चल रही है तो वहां पे जो है वो आपको 2 टर्म जो है वो पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट की पॉइंट में डाला है। 2 टाइप पूछ सकते हैं, एंडोजीनस डिप्रेशन और एक्सोजीनस डिप्रेशन। क्लियर है? या तो इन क्वेश्चन जो बनता है वो पर्टिकुलर इनकी डेफिनेशन से बनेगा या इनमें डिफरेंस से बनेगा। क्लियर है? अब देखो हम इसको कितने इजी तरीके से पढ़ते हैं। एंडोजीनस में आपको क्या ध्यान रखना है कि एंडोजीनस डिप्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, बायोलॉजिकल होता है। यानी कि बायोलॉजिकल मतलब क्या हुआ कि ये जो एंडोजीनस डिप्रेशन होगा वो अपनी, इसका जो भी कोज होगा वो अपनी किससे रिलेटेड होगा, बॉडी से रिलेटेड, सिंपल। दूसरा, जबकि एक्सोजीनस जो डिप्रेशन होता है वो कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, यानी कि इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि ये बायोलॉजिकल नेचर में बायोलॉजिकल नहीं है। तो देखिए एंडोजीनस जो डिप्रेशन होता है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंड आल्सो नोन एज यूनिपोलर, क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिपोलर डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, मेजर डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या है, क्लिनिकल, तो एक ही बात हो गई, ये तो हमने पहले भी देख लिया। और साथ में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि साइकोटिक डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, साइकोटिक डिप्रेशन। और जहां भी साइकोटिक नाम आता है इसका मतलब यह है कि ऐसा डिप्रेशन है जिसमें डिप्रेशन तो है और साथ ही साथ क्या पाए जा रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं स्टूडेंट, साइकोटिक सिम्टम्स। मतलब बताओ कौन कौन से, कि हम बोलें हेलुसिनेशन, इल्यूजन और आपका डेल्यूजन्स।
तो ये सब क्या है, साइकोटिक सिम्टम। अब यहां पे क्वेश्चन ये आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बताइए एक डिप्रेशन का ऐसा टाइप जिसमें साइकोटिक सिम्टम भी पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे वो कौन सा है, एंडोजीनस है, या मेजर डिप्रेसिव है डिसऑर्डर है, या यूनिपोलर डिप्रेशन है, या क्लिनिकल डिप्रेशन है। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने ये देख लिया एंडोजीनस डिप्रेशन जो है उसमें उसको साइकोटिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भाई साहब साइकोटिक सिम्टम जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, डिप्रेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। अब इनसाइड द बॉडी इसका मतलब क्या है कि डिप्रेशन शरीर के अंदर से है? नहीं, इसका इनसाइड ऑफ द बॉडी का मतलब यह है कि केमिकल इंबैलेंस, यानी कि कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर अबनॉर्मलिटी हुई है। अब न्यूरोट्रांसमीटर कहां है? आपकी बॉडी के अंदर। तो न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल कोई रिएक्शन ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप में क्या हुआ है, डिप्रेशन हुआ है। अभी इटियोलॉजी में ये और क्लियर हो जाएगा कि हम ये देखते हैं कि मेनिया में क्या हो रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ रहे थे। जो मेनिया में न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ रहे थे वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिप्रेशन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सिंपल। तो उनकी कमी के कारण जो डिप्रेशन हो रहा है वो चीज क्या कहला रही है, एंडोजीनस डिप्रेशन। अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है। पर अभी के लिए इतना सा ध्यान रखते हैं कि कोई भी केमिकल इंबैलेंस मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है या जिसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, एंडोजीनस। एंडो का मतलब हम ये कहते हैं अंदर। तो ये हम ये भी समझें कि ये जो है वो डिप्रेशन आ रहा है कहां से, अंदर से आ रहा है। अंदर से कहां से आ रहा है, मतलब केमिकल इंबैलेंस हो रहा है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि ये डिप्रेशन हो रहा है इसका कारण क्या है, कोई बाहरी कारण है। अब बाहरी कारण क्या हो सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि एक्सोजीनस डिप्रेशन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरोटिक और इन्वायरमेंटल डिप्रेशन। न्यूरोटिक और इन्वायरमेंटल डिप्रेशन, इसका ये जब साइकोटिक डिप्रेशन है तो ये कौन सा हो गया, न्यूरोटिक। यानी कि इसमें एक्सोजीनस डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम नहीं पाए जाएंगे, यानी कि न्यूरोटिक है। इसका मतलब इंसाइट जो है उसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि एक्सोजीनस डिप्रेशन नाम न्यूरोटिक है, मतलब इंसाइट प्रेजेंट, और साथ ही साथ क्या है, इन्वायरमेंटल, मतलब जो भी कोज होगा वो बाहरी होगा, मतलब इन्वायरमेंटल कोज होगा। जैसे डिप्रेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम, अब ये डिप्रेशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, डेथ ऑफ लव वन। कितने एग्जाम्पल दूं, आपने बहुत सारी ये मूवीज देखी होगी, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी भी लव वन की डेथ होती है तो उसके बाद में जो है वो जो है उसमें क्या पाया जाता है, डिप्रेशन। ठीक है, लॉस ऑफ जॉब, सपोज करो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए या एकदम से जो है वो किसी की जॉब चली जाए, इसकी वजह से उसमें डिप्रेशन हो, या फेलियर। अब वो फेलियर चाहे एग्जाम में हो चाहे फेलियर इन लव, इनकी वजह से जो है वो क्या पाया जाता है, उसमें डिप्रेशन पाया जाता है। इन सब कारणों की वजह से जो डिप्रेशन पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, एक्सोजीनस डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एक्सोजीनस डिप्रेशन। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये, अब पहला क्वेश्चन हमारे लिए, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस मेन डिफरेंस क्या हो गया, कि ये जो है वो एंडो है, मतलब इसका वो कोज क्या है, वो बॉडी के अंदर से, मतलब केमिकल इंबैलेंस से या बायोलॉजिकल कोज है। एक्सोजीनस जो क्या है वो रिएक्टिव है, यानी इन्वायरमेंटल कोई भी रिएक्शन हुई है, बाहरी कोई काम हो, जो है घटना ऐसी जिसकी वजह से आप में डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, एक्सोजीनस डिप्रेशन। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ा है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये आपको बताना जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये आपको आपसे डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इटियोलॉजी की। तो आइए इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में सबसे पहले क्या है, जेनेटिक्स और हेरिडिटी। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि अगर कोई फैमिली मेंबर या हमारे पेरेंट्स में जो है वो डिप्रेशन जो है वो पाया जा सकता है, तो मे बी चांस हैं कि वो डिप्रेशन जो है वो कैरी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, और या फैमिली मेंबर जो है उसमें अगर कोई पाया जा रहा है तो रिस्क है कि अदर जो है फैमिली मेंबर है उसमें भी वो डिप्रेशन जो है वो पाया जा सकता है। आपको पता है कि मेंटल डिसऑर्डर है, इनका एग्जैक्ट कोज तो जो है वो अननोन होता है, तो ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स और हेरिडिटरी जो है वो भी कोज हो सकता है किसका, डिप्रेशन का। मतलब पेरेंट्स में है तो बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर को डिप्रेशन है तो आप भी रिस्क पे हो कि आप में वो डिप्रेशन पाया जा सकता है, रिस्क है कि पाया जा सकता है। दूसरा बायोलॉजिकल कोज, यहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे बायोलॉजिकल कोज से। तो आइए बात करते हैं
कि हमने देखा कि बायोलॉजिकल कोज क्या है, पहला न्यूरोट्रांसमीटर तो क्या है, सीरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन। कुछ याद आया? ये तीनों हमने डिस्कस किए थे किसमें, मेनिया में। मेनिया में तो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और यहां पे क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे। अब यहीं पे अपना क्वेश्चन बनता है कि डिप्रेशन में जो है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अफेक्टेड होता है। अगर एक नाम पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कौन सा होता है, सीरोटोनिन। कौन सा होता है, सीरोटोनिन। और इससे पहले हमने एक जो है वो बात डिस्कस की थी, सीरोटोनिन। और इससे पहले हमने ये बात की थी कि इसका दूसरा नाम क्या है, 5-HT। दूसरा नाम क्या है, 5-HT। दोनों में से कोई सा भी नाम आपको ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। 5-HT की फुल फॉर्म 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामाइन। 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामाइन जो है वो सीरोटोनिन का ही दूसरा नाम है। अब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे को जो भी चीज हम पढ़ सकते हैं तो हमारी ये चीज इजी कैसे होगी, क्या हम उनको तुरंत लिंक कर लें। हमने ये देखा कि ये जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन, वो किस में कम हो रहा है, डिप्रेशन में कम हो रहा है। जबकि मेनिया में क्या होता है, मेनिया में क्या होता है, यही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। इससे पहले हमने पढ़ा था सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में किसका नाम आया था, सीजोफ्रेनिया में किसका नाम आया था, डोपामिन का। सीजोफ्रेनिया यानी कि सीजोफ्रेनिया में क्या था, डोपामाइन। अब डोपामाइन जो है वो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डोपामाइन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन तो हमारे पास में हो ही गए, वन लाइनर। अब हम ये देखते हैं कि यहां पे डिप्रेशन जो है, अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर पूछेगा तो आपको बोलना है सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन के साथ साथ में डोपामिन भी कम हो जाता है, और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप अगर जो है इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि सीरोटोनिन कम हो गया, ठीक है, तो क्या पाया जा रहा है, पुअर्टी ऑफ आइडियाज, मतलब इंडिविजुअल की थॉट जो है वो क्या पाई जा रही है, कम। सीरोटोनिन बढ़ रहा था तब क्या पाई जा रही थी, फ्लाइट्स ऑफ आइडिया। तो सीरोटोनिन कम हो गया तो वो थॉट जो हो गई वो क्या हो गई, कम। इजी तरीका बता रहा हूं। दूसरा, डोपामिन बढ़ रहा था तो एलिवेशन ऑफ मूड हो रहा था। मूड अच्छा होता है क्योंकि ये प्लेजरेबल हार्मोन है। अगर मूड खराब है तो डोपामिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है? मूड सैड है तो डोपामिन कम, और मूड अच्छा है, एलिवेट है तो डोपामिन ज्यादा। नॉन एपिनेफ्रिन यानी कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा है, और कम हो रही है तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम डेफिनेशन के साथ साथ में ये बायोलॉजिकल कोज भी जो है वो बहुत अच्छे से है और बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन तीनों का जो है वो लेवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर स्टूडेंट साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद ये भी रखनी है कि ये तो कम होते ही होते हैं, साथ ही साथ डिसरेगुलेशन हो जाता है किसका, एसिटाइल कोलिन का और गाबा का। गाबा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइटी के लिए। किसके लिए, एंजाइटी के लिए। और ये आपका किसके लिए, मेमोरी के लिए। किसके लिए, मेमोरी के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन में जो है क्लाइंट जो रहता है उसको डिमेंशिया भी हो जाता है। यानी कि डिप्रेशन का जो व्यक्ति रहता है उसको जो है वो क्या होता है, मेमोरी जो है वो उसकी सही नहीं होती है, मतलब मेमोरी डिस्टर्बेंस जो है या मेमोरी लॉस जो है उसमें पाया जा सकता है। डिप्रेशन का पेशेंट रहेगा उसको बातें ज्यादा याद नहीं रहती है। क्लियर है ना? तो ये हमने देखते हैं कि डिसरेगुलेशन होता है किसका, एसिटाइल कोलिन का और किसका, गाबा का। क्लियर? दूसरा, एंडोक्राइनल फैक्टर हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, क्यूसेंस सिंड्रोम, ईटीसी। मतलब मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो एंडोक्राइनल हार्मोन्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी है, या उनका बैलेंस जरूरी है किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब एंडोक्राइनल कोई भी कोज होता है उससे क्या होता है कि ये चीजें जो है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है ये कोज भी हो सकता है किसके, इटियोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल कोज, यानी कि सोशल कोज जो इन्वायरमेंटल कोज बोल सकते हैं, या कोई बाहरी कोज, जैसे फेलियर इन एग्जाम, या हम कहेंगे फेलियर इन लव। ये सबसे कॉमन होता है, आपने भी पता है, इसके बारे में मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जो है वो इस बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्रोनिक डिजीज, कोई भी सीवियर इलनेस हो, जैसे एड्स की बात करें, कैंसर की बात करें, तो इनसे क्या होता है, सेल्फ जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। भाई उसको इतनी जो है वो उसकी वजह से जो है वो उसमें डिप्रेशन हो सकता है। लोनलीनेस, अकेलापन, ये सब जो है वो क्या हो सकते हैं, सोशल कोज हो, जिसकी वजह से इंडिविजुअल में डिप्रेशन पाया जा सकता है। क्लियर?
यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से जो है वो सबसे ज्यादा बनेंगे, इसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इटियोलॉजी में, या एब्यूज करे वो क्लाइंट जो है वो किसका, ड्रग्स का या एल्कोहल का। साथ में हार्मोनल लेवल चेंजेस, यानी हमने देखा कि हार्मोनल चेंजेस, जैसे हमने देखा था पोस्टपार्टम जो है वो डिप्रेशन या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिनमें मेन कोज क्या था, हार्मोनल चेंजेस के कारण उसमें डिप्रेसिव सिम्टम पाए जा रहे थे। तो हम ये मान सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो होता है वो भी एक कोज हो सकता है या रिस्क फैक्टर हो सकता है किसका, डिप्रेशन का। क्लियर। दूसरा फिजिकल इलनेस, कोई भी सीवियर इलनेस हो या क्रोनिक इलनेस हो या लंबे समय तक कोई इंडिविजुअल में कोई फिजिकल इलनेस प्रेजेंट रहे तो वो डिप्रेशन कोज कर सकती है, किसमें, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। क्लियर है। तो हमने ये देखा कि ये सारे के सारे क्या हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। किसके बारे में बात करेंगे हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसा कि हम अगर जनरली हम बात करें, अभी हम थोड़ा टेक्निकल उसको बात को छोड़ के थोड़ा जनरली हम बात करते हैं कि सपोज करिए कि आप किसी जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट को देखते हैं। जनरली आप ये सोचो, डिप्रेशन मत सोचो, आप ये देखो कोई ऐसा व्यक्ति को देखते हो जो दुखी है, किसी कारण की वजह से क्या है, दुखी है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे आप। हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साइकेट्री को छोड़ के जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं कि कोई दुखी व्यक्ति है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसका मूड जो है वो खुश रहेगा क्या, उसका मूड जो होगा वो कैसा होगा, सैड होगा, मतलब लो मूड जो है वो पाया जाएगा। खाना खाएगा, नहीं खाएगा, भूख जो है वो कम नहीं। आपको पता है कि आप जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी हम जब दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो सबसे इजी चीज जो हमारे को छोड़ने के लिए दिखती है वो क्या दिखती है, खाना। कि हम कोई भी जब भी दुखी होते हैं तो दुश्मनी किसके साथ निकालते हैं, खाने के साथ। सबसे पहले हम खाना छोड़ते हैं, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस, और दूसरी बात यह है कि आपको क्या होती है, नींद जो है वो नहीं आती। एजिटेशन मतलब एंजाइटी के साथ में आपको रेस्टलेसनेस। आप अगर कोई डिप्रेशन है आपको या किसी चीज से आप दुखी हैं तो आप उस चीज को आप चैन से बैठ सकते हैं क्या, नहीं, वो इंडिविजुअल जो है वो परेशान रहेगा, मतलब एजिटेशन जो उसमें पाया जाएगा। फैटिक, एनर्जी नहीं रहती है उसमें, बिल्कुल लो एनर्जी है। हम ये कहें कि डिप्रेशन का व्यक्ति जो है वो अगर दुखी होता है तो वो कैसे बैठता है, ऐसे उछलता रहता है क्या, नहीं, कैसे, उसका हेड डाउन होता है, शोल्डर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिकुड़े होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो जो उसमें एनर्जी की कमी होती है और क्या पाई जाती है, फैटिक पाई जाती है। और डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, इंडिविजुअल जो है वो डिप्रेशन के साथ में किसी भी पर्टिकुलर चीज पे अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है वो पे नहीं कर सकता, मतलब आप उसमें अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। तो जनरली हम ये देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये जनरली जो है वो हम देखते हैं कि ये किसी भी डिप्रेशन के क्लाइंट में जो है वो जनरली पाए जाते हैं। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या है कि यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल का मूड जो है वो कैसा हो गया, डिप्रेसिव हो गया, यानी कि सैड मूड बोल सकते हैं, डिप्रेसिव मूड बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि लो मूड जो है वो बोल सकते हैं। अब जो है हम इन क्लिनिकल फीचर्स को जो है वो क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब हम ये कहें कि बात हम करें किसकी, फीचर्स की या स्टेजेस की। स्टेज से कुछ याद आया, हमने मेनिया में स्टेज पढ़ी थी, कितनी स्टेज पढ़ी थी स्टूडेंट, यस वेरी गुड, 4 स्टेज पढ़ी थी। कितनी स्टेज पढ़ी थी, 4। मनी अपने मन में जल्दी से रिवाइज कर लो, कौन कौन सी थी, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी। तो हम ये बात करते हैं कि इसके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं, साथ में इसकी स्टेज भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि मेनिया का मेन सिम्टम था एलिवेशन ऑफ मूड, और वो मूड का एलिवेशन जो है वो कितनी स्टेज के थ्रू हो रहा था, 4 स्टेज के थ्रू। कितनी स्टेज के थ्रू, 4 स्टेज के थ्रू। वैसे ही इसका जो मेन फीचर होता है वो क्या होता है, डिप्रेसिव मूड। और ये नहीं है कि एकदम से ही जो है वो बिल्कुल डिप्रेस हो गया, नहीं, धीरे धीरे। तो यहाँ पे डिप्रेशन में अगर बात करें तो यहाँ डिप्रेशन में स्टेज की बात करें तो डिप्रेशन में कितनी स्टेज होगी, 3 स्टेज। एक क्वेश्चन तो हमारा ये यही क्लियर हो गया। मेनिया में कितनी स्टेज, 4 स्टेज। डिप्रेशन में कितनी स्टेज, 3 स्टेज। क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला और मेन फीचर है वो क्या है, डिप्रेसिव मूड। और ये डिप्रेसिव मूड जो होता है वो कितनी स्टेज के थ्रू निकल पास होता है, ये 3 स्टेज। पहली जो स्टेज है वो क्या है, माइल्ड डिप्रेशन। क्या होती है, माइल्ड डिप्रेशन। इसको दूसरा हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेशन। यानी कि हम ये कहें कि माइल्ड डिप्रेशन जो है, यानी कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी,
और वो सिम्टम्स जो हैं वो ड्यूरेशन कितनी होगी उनकी, 2 years और मोर। जैसे कि हमने डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पढ़ा था कि 2 year और मोर, इससे ज्यादा जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, पर कैसे, माइल्ड, तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन। इसमें क्या पाया जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाईली सेंसिटिव हो जाता है इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म के लिए, मतलब अगर आपने उसकी थोड़ी सी बुराई कर ली तो उससे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी, इंडिविजुअल, इसमें जो मेन चीज पाई जाती है वो क्या पाई जाती है कि वो इंडिविजुअल हमेशा क्या बोले, कैसा रहना पसंद करेगा, अकेला। क्योंकि आपको पता है कि जनरली अगर कोई इंसान दुखी होता है तो वो एक डायलॉग हमेशा बोलता है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, कि मुझे अकेला रहना है। तो इंडिविजुअल का सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो पसंद क्या करता है, सोलेटरी एक्टिविटी। यहां से ये हम पता कर सकते हैं कि वो एक्टिविटी कैसी करेगा, सोलेटरी एक्टिविटी, मतलब एकाकी क्रिया, मतलब कोई भी काम करेगा वो अकेला करना पसंद करेगा, ग्रुप में या भीड़ में वो काम करना पसंद नहीं करेगा। दूसरा, ये तो हो गया पहला, तो हम इसको, ये हो गई स्टेज फर्स्ट। सेकंड स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, सीवियर और मॉडरेट डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो इस सेकंड स्टेज में जो सिम्टम्स होते हैं वो मॉडरेट और सीवियर के बीच में क्या होते रहते हैं, एक तरह से हम ये कहें कि स्विंग होते रहते हैं, मतलब सीवियर मॉडरेट, इस तरह से उनमें पाया जाता है। इसका ऑनसेट कैसा होता है, एक्यूट और सडन ऑनसेट होगा, हेड फिक्स होगा, फेस इमोबिलाइज होगा और फिक्स डाउनवर्ड, और वो हमेशा नीचे की तरफ जो है वो देखता रहेगा। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि एक दुखी व्यक्ति वो किस तरह से बैठता है वो हमारे को पता है। अब हमारे लिए काम की बात ये है, क्या थी, जैसे हमने मेनिया में पढ़ा था कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मेनिया किस स्टेज में पाई जाती है, तो हमने कहा कि कौन सी स्टेज में पाई जाती है, थर्ड स्टेज में, जिसका नाम क्या था, एक्सल्टेशन। वैसे हमारे से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस और डेल्यूजन ऑफ गिल्ट जो है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है किसमें, सेकंड स्टेज में। और आपको याद हो तो हमने ये भी देखा था कि ये मॉडरेट डिप्रेशन में पाया जाता है, मॉडरेट या हम कहें कि सीवियर। अब ये इतना है कि इसी वजह से इंडिविजुअल में क्या पाई जाती है, इन दोनों की वजह से ही क्या पाई जा रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज, या हम कहें इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल आइडिएशन पाए जा रहे हैं, यानी कि मरने की इच्छा हो रही है, वो ये सोच रहा है, उसके दिमाग में बार बार ये चीज आ रही है कि यार मेरे को मर जाना चाहिए, पर मर नहीं रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बार बार दिमाग में क्या चीज आ रही है कि यार मैं तो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुख है, सब जो है वो क्या है, मोह माया है, जो किया है मैंने गलत किया है, और अब जो है मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, तो इस वजह से मेरे को मर जाना चाहिए। तो इन दोनों की वजह से जो है वो क्या आएगी, सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल आइडिएशन, मरेगा नहीं वो। होपलेसनेस और क्या पाई जाएगी, हेल्पलेसनेस जो है वो पाई जा सकती है। क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो थर्ड स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है डिप्रेसिव स्टूपर। क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेसिव स्टूपर। ये सबसे मतलब मोर देन सीवियर होती है, यानी कि ये इंटेंस फॉर्म है किसकी, डिप्रेशन की। ये इंटेंस फॉर्म इसलिए है, लिंक करके पढ़ो, इंटेंस फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सुसाइड। इसमें सोचता नहीं है, ये कर ही लेता है। इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचा लेता है, मतलब अपनी जान ही वो खुद ले लेता है। क्यों, क्योंकि इंटेंस फॉर्म है। और चलो कोई बात नहीं कि ऐसा क्या पाया गया कि जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, तो डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म की वजह से उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कभी भी पढ़ो, लिंक करके पढ़ो, आगे तक याद रहेगा। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हमने कहा था कि ये किस में पाया जाता है, वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में पाया जाता है। बोलो, बोला था नहीं बोला था। तो इस वजह से जो है वो क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मतलब क्या है, याद रखना है, इसमें सब कुछ होते हुए भी लगता है कि उसके पास में कुछ नहीं है। इजी तरीका है ये, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, सब है पर उसको लग रहा है कुछ नहीं है, तो उसको लगेगा अब कुछ नहीं बचा। तो फिर अपन भी यहाँ पे क्या करते हैं, तो अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और वो क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। क्लियर। अब हमने देखा कि डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस और डेल्यूजन ऑफ गिल्ट की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी पाई जा रही है, जबकि डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म की वजह से क्या पाया जा रहा है, सुसाइड जो है वो पाया जा रहा है। क्लियर। कौन सी स्टेज में, थर्ड स्टेज। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। तो हमने देखा कि ये हमने देखा इसमें कि ये क्या हो गई,
कि पहला जो मेन फीचर या हम कहें कि डिप्रेसिव मूड जो है वो 3 स्टेज में जाता है, माइल्ड डिप्रेशन, सीवियर और मॉडरेट डिप्रेशन, और तीसरी किसमें, डिप्रेसिव स्टूपर। अब हम ये देखा कि मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक थे, डिप्रेसिव मूड, दूसरा क्या था, पुअर्टी ऑफ आइडियाज या पुअर्टी ऑफ थॉट, और तीसरा क्या था, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो हम ये देखते हैं कि डिप्रेसिव आइडिया, या हम ये कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं पुअर्टी ऑफ थॉट, यानी कि जो उसकी डेफिनेशन है उसी से रिलेटेड उसके क्या है, सिम्टम है। अब पुअर्टी ऑफ थॉट मतलब थॉट, पुअर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, कमी, यानी कि थॉट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थॉट क्या है, कम हो जाएगी, यानी कि 2 चीजें तो हमारे पास में ही आ गई कि थॉट रिटार्डेशन और थॉट ब्लॉक तो पाया ही पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि थॉट रिटार्डेशन, याद करो, धीरे धीरे बोलता है और क्वेश्चन का समय देने में, क्वेश्चन का आंसर देने में समय लगाता है। थॉट ब्लॉक, बोलते बोलते चुप हो जाता है। तो शायद मैंने आपको बताया भी था कि एक वो गाना है, आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गाना है कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। वो पूछता है क्या यही प्यार है, नहीं, आपका जवाब होना चाहिए क्या है, कि भैया प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये क्या है, ये डिप्रेशन है। क्या है, डिप्रेशन, ठीक है। और ज्यादा एक्सप्लेन करो तो बोल देना डिप्रेशन है, और डिप्रेशन में आपको क्या हो रहा है, डिप्रेसिव आइडिएशन हो रहा है, मतलब आप में पुअर्टी ऑफ थॉट पाई जा रही है, इसलिए आप इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं नेगेटिव थॉट और फीलिंग ऑफ होपलेस। नेगेटिव थॉट क्यों, क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि जब विचार ऐसे आएंगे कि वो अपने आप को नुकसान, सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव थॉट। और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, उसको होपलेसनेस, उसको लगता है कि यार अब जो है वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, मेरा बचने का कोई चांसेस नहीं है, तो वो हो गई फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। सैडनेस पाई जाएगी, फीलिंग ऑफ इम्पिटीनेस, अकेलापन जो है वो महसूस करेगा, उसको जो है वो लगेगा कि वो इस प्रॉब्लम में जो है वो अकेला है, उसका इसमें कोई साथ ही नहीं है। दूसरा लॉस ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ वर्क, यानी कि एनेडोनिया आप बोल सकते हैं कि पहले आपको काम करने में, जिन काम करने में मजा आता था, डिप्रेशन अगर है तो उसमें, डिप्रेशन कंडीशन में आपको उन काम करने में मजा नहीं आएगा। जैसे गेम्स हैं, पहले आपको अच्छा लगता था, मजा आता था, पर डिप्रेशन है तो उन गेम में भी आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशन, और साथ ही साथ आप में क्या पाई जाएगी, सुसाइडल आइडिएशन, आपको लगेगा कि मेरे को मर जाना चाहिए, तो वो चीज क्या है, सुसाइडल आइडिएशन। क्लियर। तो हमने दूसरी चीज देखी कि डिप्रेसिव क्या पाए जाएंगे, आइडिएशन। तीसरी चीज देख लेते हैं कि साइकोमोटर एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तीनों डेफिनेशन में पढ़ा था हमने। साइकोमोटर एक्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है वो सारी की सारी कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो डेली रूटीन एक्टिविटी है, अब जैसे नहाना धोना, ये सब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है या डेली रूटीन एक्टिविटी है, ये सब की सब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। लैक ऑफ एनर्जी पाई जाएगी आप में, जो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि लैक ऑफ एनर्जी पाई जा रही है, जिसकी वजह से आप में क्या है, हर चीज हर समय आप थका थका महसूस करेंगे और आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपको लगेगा बस बैठे रहो, कुछ मत करो। फीलिंग स्लो डाउन, आपको लगेगा कि सब जो है वो क्या हो गया, स्लो हो गया, आपको किसी चीज में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं आया, कोई जो है वो, हम ये कहें कि किसी प्रकार का आपको उत्साह जो है वो दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा सारी चीजें जो है वो क्या है, स्लो डाउन है। क्लियर। आप खुद भी स्लो हो जाएंगे और जो है आपको लगेगा कि हर चीज जो है वो भी क्या है, स्लो है। तो हमने देखा साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ फिजिकल सिम्टम, जैसे मेनिया में हमने देखा था हाइपर एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन वगैरह, ये सब फिजिकल सिम्टम पाए जा रहे थे, तो इसमें भी फिजिकल सिम्टम पाए जाएंगे। नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और कॉन्स्टिपेशन। जनरली हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन में जो फिजिकल सिम्टम पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, जो हम कहें कि एक तरह से पेन होगा उसको, और साथ ही साथ क्या पाया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन पाया जा सकता है। ये जनरली फीमेल्स में देखने को मिलता है कि उनमें क्या होता है, डिप्रेशन जो होता है उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज्यादा पाया जाता है। डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिप्रेशन में जो क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी में जो आपको पहले आपके लिए कैसी थी, प्लेजरेबल, वो अब कैसे हो जाएगी आपके लिए अनप्लेजरेबल, मतलब आपको उनमें प्लेजर फील नहीं होगा, तो सेक्सुअल डिजायर है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉडी एक और क्या पाया जाएगा, हेड एक पाया जाएगा। जैसे जनरली हम ये देखते हैं, आप कभी भी दुखी हो तो आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो, आप ये कहते हो कि जो है मेरा तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है कोई दुख की खबर सुन के, जनरली देखा ही है ना, तो हेड एक और बॉडी एक जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर।
तो ये सब क्या है, फिजिकल सिम्टम है। अब ये जनरली हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर जो है हमने पढ़ लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, कि वो तो जनरली पूछे जाते हैं और हमारे को पता भी है कि हाँ ये हमने डेफिनेशन के हिसाब से वो कर लिए। अब जनरली हम एक बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि ओमेगा साइन, ये पूछा हुआ है भाई, ओमेगा साइन किस में पाया जाएगा, ओमेगा साइन किस में पाया जाएगा, डिप्रेशन में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा स्टूडेंट, डिप्रेशन में पाया जाता है। ओमेगा, ओमेगा मतलब मैं ये कहूं कि ओमेगा का साइन अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से होता है, कुछ पता है ना आपको, ये ओमेगा का साइन होता है। अब हम ये देखते हैं कि ओमेगा, इसमें क्या होता है जनरली, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो उसमें डिप्रेशन में होता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो जनरली हम फेस कैसे बनाते हैं कि कहा भी जाता है ना कि आपके चेहरे की, आपके सिर की सिलवटें देख के समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा दुख है। कहते हैं ना, ऐसे सुना ही होगा कि हम जनरली हम ये देखते हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो इस तरह से जो है वो सलवटें बना लेते हैं सिर पे। ठीक है, कभी भी देखना आप किसी को दुखी इंसान को देख लेना, जो है वो पता चल जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिलवटें बनाते हैं तो उस समय जो है वो इस तरह से जो है वो साइन अपीयर होता है, वो कैसा, ओमेगा जैसा, तो उसको बोलते हैं हम ओमेगा साइन, जो किस में देखने को मिलता है, डिप्रेशन में। दूसरी बात करते हैं वेरागोथ फोल्ड। वेरागोथ फोल्ड जनरली हम क्या, सिलवटें ही नहीं पड़ती, साथ ही साथ जो है वो आईज जो होती है आपकी, वो भी जनरली हम क्या देखते हैं कि मेनिया का जो होगा, कोई भी खुशी की होती है तो खुशी में क्या होता है, आंखें जो है वो क्या हो जाती है, एकदम से चमक जाती है। जबकि डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, जो आंखें हैं वो किस तरह से, जब फोरहेड पे आप जो है वो सिलवटें बनाओगे तो आंखों में जो है, ये हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये नॉर्मल आई है। जनरली हम बात करें कि टेंशन में जो है वो क्या होता है, इस तरह से जो है एक फोल्ड बन जाता है, वर्मिगोथ, इसको बोलते हैं वेरागोथ फोल्ड। तो ये भी किस में पाया जा रहा है, ये भी किस में पाया जा रहा है, डिप्रेशन में। हो सकता है आपसे पूछ ले तो आपको पता होना जरूरी है। तो जनरली हमने नई चीज क्या पढ़ी, ओमेगा साइन और वेरागोथ फोल्ड जो है वो दोनों किस में कॉमन है, डिप्रेशन में कॉमन है। और ये क्यों होता है आपको अच्छी तरह पता है, क्लियर है। अब जो है हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की, क्लियर है। देखिए हमने देखा कि मेनिया जो था उसमें हमने मूड स्टेबलाइजर और एंटीमेनिक ड्रग जो है वो यूज की थी। यहाँ पे जो है वो क्या है, डिप्रेशन है, तो जाहिर सी बात है हम जो है ड्रग यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ऐसी ड्रग जो डिप्रेशन के सिम्टम्स को क्या करती हो, रिसोल्व करती हो, रिलीव करती हो या उनसे रिलीफ दिलवाती हो, वो ड्रग क्या कहलाती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो कितने टाइप की है, 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी है, पहली है टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दूसरी एसएसआरआईएस, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और तीसरी कौन सी है, मायोज, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। पहला बेसिक क्वेश्चन ये इनकी जो है वो कभी पूछ लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा एक बार ये आया हुआ क्वेश्चन कि टीसीए जो है वो कौन सी क्लास की ड्रग है। अब टीसीए मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि कौन सी है, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल जो है वो उनकी बात करते हैं। जो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, साइकोफार्माकोलॉजी में हम इनके बारे में बहुत डिटेल से बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, पर अभी जो है वो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। टीसीए जो होगी वो कौन कौन सी होती है, एमीपिरामाइन और एमीट्राइपटाइलिन। टीसीए लास्ट वर्ड क्या है, ए से क्या याद रहेगा, एमीट्राइपटाइलिन, जो कि किसमें है, टीसीए में। और दूसरी क्या है, इमीपेरामाइन। इमीपेरामाइन जो है वो आपके दिमाग, जैसे ही इमीपेरामाइन का नाम आता है आपके दिमाग में 2 चीजें आ जानी चाहिए, एक तो क्या, बोलो, एन्यूरेसिस, वेरी गुड, और दूसरा ग्लूकोमा। आया कुछ याद, बिल्कुल, कि इमीपेरामाइन जो है वो जैसे ही आप दिमाग सुनते हो 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि एन्यूरेसिस की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन, इमीपेरामाइन। और ग्लूकोमा क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, साइड इफेक्ट है, किसका, इमीपेरामाइन का। तो बताओ, अब अगर आप एनक्लेक्स और मोसबी की बात करते हो ना, तो जैसे आप ये बात करें, इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि एक डिप्रेशन का क्लाइंट है, डिप्रेशन का क्लाइंट है और उसका आईओपी बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन का क्लाइंट है और साथ में उसका आईओपी इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, या उसको ग्लूकोमा है, उस कंडीशन में जो है आप कौन सी टाइप की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दोगे,
बताओ कौन सी दोगे, टीसीए दे दोगे क्या? नहीं, क्योंकि टीसीए तो क्या करती है, ग्लूकोमा कोज करती है, और ग्लूकोमा आईओपी क्या होता है, बढ़ता है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। ये बात किसकी हुई, टीसीए की। दूसरा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, पहला ही वर्ड क्या है, एस, या लास्ट ले लो एस, तो एस से सर्ट्रालाइन, दूसरा फ्लोक्सेटाइन, और तीसरा सिटेलोपाम। ये ड्रग्स हैं, जब हम साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब इनके और सारे एग्जाम्पल, इनके जो ब्रांड नेम वगैरह, इनके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा ये एस से सर्ट्रालाइन, फ्लोक्सेटाइन और क्या आ गई, सिटेलोपाम। अब यहाँ पे ये जो फ्लोक्सेटाइन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आपको फ्लोक्सेटाइन नाम सुनने को मिलता है तो एक चीज आपने दिमाग में लिख लो कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, ओसीडी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ओसीडी। अब हमने ये देखा कि फ्लोक्सेटाइन कौन से कैटेगरी की ड्रग है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस किस कैटेगरी की है, साफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है वो उस कैटेगरी की है। ड्रग कौन सी है, फ्लोक्सेटाइन। ठीक है, ये आपको लिंक करके पढ़ो, जो चीज जहां आती है वहीं की वहीं अगर हम डिस्कस कर लें या पढ़ लें तो हमारे को बाद में उसकी जो है वो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी हम बात करते हैं मायोज की। तो मायोज में जो है वो हम ये बात करेंगे, लास्ट वर्ड जो है वो क्या है, आई। तो आइसो कार्बोक्सिजिड और फेनिलिजीन जो है वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, मायोज की क्या खास बात होती है अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं 3 कैटेगरी की, जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिप्रेशन के मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट दूसरा ईसीटी। अब ईसीटी पढ़ने से पहले आप नोट की पॉइंट लगा के ये लिख लेना कि ईसीटी जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव होती है। क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है किसमें, डिप्रेशन में। पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहां से ये बनता है। ठीक है, इसमें 6 to 8 जो ईसीटी जो है वो 2 से 3 वीक में जो है वो दी जाती है, और इनकी क्वांटिटी और ड्यूरेशन जो है वो सीवीएटी के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ता रहता है। क्लियर है? तो ईसीटी जो है वो यहां से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है किसमें, डिप्रेशन में। दूसरा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की अगर बात करें हम, तो साइकोथेरेपी जो है वो एक तरह से हम ये कहें कि हमने पढ़ा था एक्सोजिनस डिप्रेशन, याद है, जो जिसको हम न्यूरोटिक डिप्रेशन भी बोल सकते थे या इन्वायरमेंटल डिप्रेशन, उसमें साइकोथेरेपी सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव रहती है। और एंडोजिनस में क्या रहेगी, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और ईसीटी। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोर्स क्या था, बायोलॉजिकल। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। साइकोथेरेपी देते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं, कोग्निटिव थेरेपी देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं और फैमिली थेरेपी देते हैं। यानी कि मतलब लगभग हर प्रकार की जो थेरेपी है वो साइकोथेरेपी दी जाती है किसमें, डिप्रेशन में जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिप्रेशन का मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है? तो डिप्रेशन के मैनेजमेंट में 3 चीजें यूज की हमने, एंटी डिप्रेसेंट, ईसीटी और साइकोथेरेपी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो ही मैनेजमेंट की बात। अगर मैनेजमेंट की बात हुई तो साथ में आपको ये जो है वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। यहां से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पूरा का पूरा ध्यान इधर देंगे। पहला, इंस्ट्रक्ट जो है डिप्रेशन का पेशेंट है और आप उसको क्या दे रहे हो, मायोस दे रहे हो, यानी कि एंटी डिप्रेशन ड्रग दे रहे हो, वो भी कौन सी, मोनोमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, आइसो कार्बोक्सिलेज दे रहे हो या फेनिलिजीन दे रहे हो। अगर आपने वो डिप्रेशन का पेशेंट और आप उसको मायोस दे रहे हो तो उसको भाई साहब कह दो कि आपको टायरामाइन रिच डाइट जो है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अब टायरामाइन क्या होता है, टायरामाइन एक सब्सटेंस होता है जो कि खाने पीने की चीजों में पाया जाता है। अब टायरामाइन रिच डाइट को अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका एक तरह से प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया भाई, कि आप मायोस थेरेपी के पे कोई क्लाइंट है तो उसको ये कहोगे कि आपको टायरामाइन जो है वो अवॉइड करना है। क्यों भाई, क्यों अवॉइड करना है, तो देखते हैं कि अगर टायरामाइन जो है दे दिया आपने किसके साथ में, मायोस के साथ में, तो रिजल्ट क्या आएगा कि क्लाइंट को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब हो जाता है, कि जब मायोस के साथ में हम क्या दे देते हैं, टायरामाइन। टायरामाइन जो है वो एक सब्सटेंस है जो खाने पीने की चीजों में पाया जाता है, जैसे कैसे कि एज चीज में पाया जाता है, पुराना जो चीज होता है उसमें पाया जाता है। ये जो डब्बा बंद खाने होते हैं, जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, या एल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं, उनमें सब में क्या पाया जाता है, ये टायरामाइन पाया जाता है। तो टायरामाइन अगर रिच डाइट दे दी और साथ में वो क्या ले रहा है, मायोस, तो उसमें क्या पाया जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब उसका जो बीपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्राइसिस है मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब
चलो मान लिया कि गलती से आपको पता नहीं था और मायोज के साथ में आपने टायरामाइन दे दी, क्लाइंट को क्या हो गया, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया। अब क्या करें, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया तो हमारे पास में उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी पता होनी चाहिए। आपको घबराना नहीं है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया तो क्या करें, आपको तुरंत हमेशा अगर मायोज ले रहा है क्लाइंट तो हमेशा उसकी इमरजेंसी ट्रे में या उसके जो साइड रेल्स होती है हमेशा तैयार रखनी है ड्रग कौन सी, फेनोटोलेमाइन मेसिलिएट। ये फेनोटोलेमाइन मेसिलिएट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी। इसको इस तरह से याद रखो कि डिप्रेशन का क्लाइंट है तो टायरामाइन रिच डाइट जो है वो अवॉइड करनी है, अगर नहीं की तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। हो गया तो क्या है, फिर ड्रग ऑफ चॉइस चाहिए होगी हमारे को, फेनोटोलेमाइन मेसिलिएट जो है वो। तो अभी अभी में हमने 3 ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर ली, एन्यूरेसिस की इमेपेरामाइन, ओसीडी की फ्लोक्सेटिन, और फेनोटोलेमाइन मेसिलेट किसकी है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। तो ये है, इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। दूसरा, तीसरी चीज बात करते हैं कि यहाँ पे जो टीसीए ड्रग दे रहे थे उनके साइड इफेक्ट जो है वो आपको याद रखने हैं। तो टीसीए जो है इसमें टी जो इंपॉर्टेंट है तो अपन इसको किससे, हेट्स से याद रख सकते हैं, किससे, हेट्स से याद रख सकते हैं, इस वर्ड से जो है हम याद रख सकते हैं। एच फॉर क्या पाया जाएगा, हाइपोटेंशन, एच फॉर हाइपोटेंशन। ए फॉर एंटीकोलर्जिक इफेक्ट पाए जाएंगे जैसे ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ईटीसी। आपको पता है कि ये क्या होते हैं, एंटीकोलर्जिक इफेक्ट होते हैं। टी फॉर टेकिकार्डिया, साथ में क्या पाया जाएगा, टेकिकार्डिया। और एस फॉर सेडेशन, यानी कि टीसीए की जो ड्रग होती है उनसे क्या पाया जाता है, सेडेशन जो है वो पाया जाता है। तो बताओ एमिट्राइपेटाइलिन किसकी थी भाई, टीसीए, मतलब टीसीए की थी। तो एमिट्राइपेटाइलिन जो है वो कब देंगे हम, बेड टाइम पे देंगे। क्यों, क्या कारण, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है, सेडेशन कोज करती है। और साथ ही साथ एमिट्राइपेटाइलिन दे दी तो जो पेशेंट ले रहा है उसको बोलो कि न तो उसको क्या करनी, ड्राइविंग करनी, ना कोई किसी मशीनरी पे जो है वो काम करना, क्योंकि ये जो है सेडेशन कोज करती है, ड्राउजीनेस कोज करती है। यानी कि अगर आपने इसको मॉर्निंग टाइम पे दे दिया तो इंडिविजुअल जो है वो पूरे दिन जो है वो किस में रहेगा, सेडेशन में। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कब देनी है, ये शाम के टाइम पे या सोते समय। क्लियर है, तो ये बात हुई हमारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। क्लियर है, एक एक यहां से हर एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात करें, साइड इफेक्ट किसके, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के। कौन कौन से होते हैं, डिजीनेस पाई जाती है, हेडेक पाया जाएगा, नोजिया, इंसोमिया, लो सेक्स डिजायर और ट्रेमर्स। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना सा ध्यान रख लेते हैं कि डिजीनेस, हेडेक, नोजिया ये सब जो है साइड इफेक्ट हैं किसके, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के। दूसरी बात करें मायोज के साइड इफेक्ट, इसको क्यों छोड़ें, जब 2 के पढ़ लिए तो इसको भी पढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या पाया जाता है, हेडेक, हार्ट रेसिंग, चेस्ट पेन और नेक स्टिफनेस और नोजिया, वोमिटिंग। जो ये सब जो है वो किसके साइड इफेक्ट हैं, मायोज के। ठीक है, अब देखिए ये तो ये ड्रग की बात, अब अपनी थोड़ी नर्सिंग की भी बात कर लेते हैं कि प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट फॉर पेशेंट विद डिप्रेशन। ये सीधा ये से 1 लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रायोरिटी नर्सिंग क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट क्या है कि सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि एक डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें सबसे ज्यादा असेसमेंट की जरूरत है, वो किस चीज की है कि आप ये पता करो कि डिप्रेशन का क्लाइंट है तो कहीं वो सुसाइडल आइडिएशन शो तो नहीं कर रहा है, यानी कि मरने की, दुनिया छोड़ के जाने की, या मैंने बताया जिस तरह के सैड सॉन्ग आ रहा है, अच्छा चलता हूं या बाय बाय, ये सब जो है वो ऐसा वो शो तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, सुसाइडल आइडिएशन, और वो क्लाइंट जो है वो क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा हम जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो क्लाइंट की किसको देते हैं, लाइफ को। तो सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा कि हम ये देखेंगे क्लाइंट में जो है वो सुसाइडल आइडिएशन पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। दूसरा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, अब बात क्या है एक्शन की, ये भी डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है। अब एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या होगा कि क्लोज ऑब्जर्वेशन। डिप्रेशन के क्लाइंट का हमेशा आपको क्या करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही आपने क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो चांस है कि वो क्या कर सकता है, सुसाइड जो है वो कर सकता है, इसलिए क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे हमेशा। क्लियर। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद सुसाइडल अटेम्प्ट, ये लो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन किसके लिए, कि ऐसा क्लाइंट जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है या उसमें सुसाइडल आइडिएशन जो है वो आ रहे हैं, तो हम हमेशा उससे कैसे बात करते हैं,
ओपन एंडेड क्वेश्चन नोट कर लेना स्टूडेंट। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो बात करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनके एंड में क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आर यू वांट टू सुसाइड। अब क्या होता है कि जनरली हम ये बोलें कि आर यू वांट टू सुसाइड, जैसे मैं बोलूं कि खाना तो खा के आए होंगे आप, या ये मैं पूछूंगा खाना खाओगे, तो मैंने बोला खाना खाओगे, तो अब मैंने मेरा काम कर दिया, आप पे डाल दी बात, अब आपको जवाब देना है। तो एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है? अगले को मोटिवेट करता है आंसर देने के लिए कि यार अब मेरे को बोलना पड़ेगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो हम यूज करते हैं कैसे? डिप्रेसिव क्लाइंट से बात करने के लिए। जैसे हमने कहा आर यू वांट टू सुसाइड, तो ये इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो यूज किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये जो है सब एक एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, एक एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि डिप्रेशन जो है उसके बारे में हमने जो है पूरे डिसऑर्डर के बारे में जो है अच्छे से पढ़ा है हमने, और बहुत अच्छी तरह देखा है कि डिप्रेशन होता क्या है, और क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, क्या क्या एटियोलॉजी होती है, और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो ही पढ़ाई की बात। दूसरी बात जो है हम जनरल में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जैसा कि हमने देखा प्रेजेंट टाइम में, हम आपको डिप्रेशन के बारे में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, डिप्रेशन इज द लिविंग इन अ बॉडी। कि डिप्रेशन जो है वो ऐसी चीज है जो ऐसे शरीर में रह रही है, दैट फाइट्स टू सर्वाइव, जो कि जिंदा रहने के लिए क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है, विद अ माइंड दैट ट्राई टू डाई। और साथ में आपका दिमाग क्या चाहता है? कि आप जो ऐसा दिमाग जो चाहता है कि मर जाए। यानी कि डिप्रेशन के क्लाइंट में क्या होता है कि शरीर जो है वो शरीर तो जिंदा रहना चाहता है, जबकि माइंड ये चाह रहा है कि वो मर जाए। जनरली क्या होता है कि इंडिविजुअल जो किसी भी चीज में क्या होता है, फेलियर हो या कोई भी दुख हो, तो उसमें ये वो सोचता है कि अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा है। पर मैं ये चीज जो है वो ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अपने आसपास अगर कोई ऐसा देखते हो तो उसकी मदद कर सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा इस बात पे कि रात कितनी भी लंबी हो उसकी सुबह जरूर होती है। यानी कि प्रॉब्लम कितनी भी गहरी हो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है। आज तक ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं बनी है या कोई ऐसी इक्वेशन नहीं बनी है जिसका जो है वो सॉल्यूशन ना हो। प्रॉब्लम जो है वो बाद में आती है, पहले क्या आता है? सॉल्यूशन। जैसे आपने कहा तो सुनी होगी ना कि जो है वो ताला बाद में बनता है, पहले उसकी क्या बनती है? चाबी बनती है। तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, अगर हम जो है वो उसको अपनों के साथ में डिस्कस करें, एक हेल्दी सोल के साथ में अपन उस चीज को सोचें कि जो है वो इसका किस तरह से हम जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। और इस एक जो खतरनाक बीमारी है जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है, इससे हम जो है वो बच सकते हैं। साथ ही साथ हम बचे रहें, साथ ही साथ अगर कहीं ऐसा कुछ देखते हैं तो हम उनको भी एडवाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा डिप्रेशन। तो इसी के साथ में मैं ये कहता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।